मेरा नाम विकास प्रकाश सिंह है। मेरी सिविल सेवा परीक्षा 2018 में 547वीं रैंक है और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। इससे पहले मैंने 2 इंटरव्यूज और दिए थे, उसमें मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो इस साल मैंने ऑप्शनल चेंज किया और मैंने प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल की तैयारी शुरू की। तो मैं इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की, क्योंकि समय मेरे पास कम था तो बहुत शॉर्टकट्स मैंने यूज़ किए। तो अगर आपके पास समय है तो शॉर्टकट्स ना यूज़ करें, मैं ये एडवाइस करूँगा। अदरवाइज़ अगर कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो बुक सोर्सेज पहले मैं बता देता हूँ। पेपर 1 के लिए सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वैद्य सर की बुक है, वो अच्छी है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए श्री पी नाथ की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फॉसिल एविडेंस जैसे है और प्री हिस्टोरिक है, तो उसके लिए मैंने सचिन सर के नोट्स थे, उसको रेफ़र किया था। और एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा के वेबसाइट पे बहुत सारी थ्योरीज़ दी हुई हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी पेपर 2 के लिए एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की बुक है श्री नदीम हसनैन की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए फिर अगेन नदीम हसनैन जी की बुक है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए भुवनेश पाटिल लास्ट ईयर 59th रैंक थे, उनका ही नोट्स पढ़ा था सिर्फ मैंने। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बुक पढूं, तो वो मैंने पढ़ा था। बाकी नोट्स बनाने के लिए तो मैंने एक फ्रेंड के साथ मिलकर डिवाइड कर लिया था, और नोट्स में भी सचिन सर और भुवनेश पाटिल सर के नोट्स से काफ़ी हेल्प मिली थी। अराउंड 40-50% नोट्स तो हमने एज इट इज़ उनकी कॉपी कर लिए थे, और उन टॉपिक्स के ही नोट्स और बनाए थे एक्स्ट्रा हमने, जो उनके पास नहीं मिले थे। तो ये दोनों नोट्स आप रेफर करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इसमें। और इसके अलावा कोचिंग मैंने की थी, बट नोट्स मैंने खुद बनाए थे। कोचिंग में मेरे को आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिली थी, और मैंने एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो किया था आंसर राइटिंग में, जैसा कि मुझे बताया गया था। वैद्य सर के पास मैंने कोचिंग की थी। टेस्ट सीरीज करके और टेस्ट पेपर लगा के जाएं, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा रहे। और दूसरा एक और चीज़ मैं एडवाइस करूंगा, ये आप चाहे तो फॉलो करें, कोई और स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, बट 10 मार्कर मैं ये एडवाइस करूंगा कि 10 मार्कर्स आप लास्ट के 1 घंटे में अटेम्प्ट करें, शुरू में ना करें, क्योंकि 10 मार्कर में ज़्यादा लिखने के चक्कर में बाकी के पोर्शन में फिर वो नुकसान हो जाता है। तो मैंने पेपर 1 में ये स्ट्रेटजी नहीं यूज़ कर पाया था मैं, बट पेपर 2 में मैंने यही किया कि मैंने लास्ट के 1 घंटे में सारे 10 मार्कर्स किए, 10 मार्कर्स, और 15 और 20 मार्कर्स मैंने बाकी के 2 घंटों में किए। तो उससे मेरा पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट हो सका। एथिक्स के लिए तो लेक्सिकॉन करके क्रॉनिकल की बुक थी, वो मैंने यूज़ की थी, उससे मैंने स्टैटिक पार्ट किया। बाकी टेस्ट सीरीज़ से मैंने जो केस स्टडी वाला पार्ट है, तो टेस्ट सीरीज़ देख के काफ़ी मैं उससे प्रैक्टिस करता था। कमी तो ये लगा कि कभी कभार तो ये भी था कि थोड़ी केयरलेसनेस भी रही, कि कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर कभी पढ़ा कभी छोड़ दिया। तो एक रूटीन, एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, वैसे भी 4-5 घंटे ही पढ़ता था मैं, बट ये है कि वो आप जो डेडिकेटेड तरीके से पढ़ें और डिस्ट्रैक्शंस को जितना दूर हो सके उतना दूर करें। तो फोकस्ड होकर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिलेबस बहुत बड़ा है और कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप फोकस्ड होकर तैयारी करेंगे तो उसका बेनिफिट रिजल्ट में मिलेगा आपको। इंटरव्यू के लिए मेरा तीसरा इंटरव्यू था, तो काफ़ी कुछ तो मुझे पहले से भी अंदाज़ा था, बट मैंने मॉक टेस्ट, लिमिटेड मॉक टेस्ट दिए मैंने, और उनको बहुत सीरियसली लिया कि जो एक एक चीज़ जो बोली वो मैंने उसको फॉलो किया। और मैंने बड़ा सा एक मिरर लगवाया था, दिल्ली में मैंने रूम लिया था इंटरव्यूज़ के लिए, तो बड़ा सा एक मिरर लगवाया था, तो उसके सामने मैं चेयर पे बैठ के प्रैक्टिस करता था बोलने की, और देखता था कि मतलब क्या कमी है। जैसे सिटिंग पॉस्चर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1-2 बार उस पर भी मेरे को बोला गया मॉक टेस्ट में, तो मैंने सिटिंग पॉस्चर पे अपने वर्क किया। बाकी वॉइस जो है वो ऑडिबल होनी चाहिए, बहुत लाउड भी ना हो और बहुत लो भी ना हो। और दूसरा ये है कि बहुत शॉर्ट में, कंसाइज में आपको बोलना होता है, तो उस पर काफ़ी वर्क करिए आप। और फ्लो आना चाहिए आपके जो आप बोल रहे हैं उसमें, क्योंकि आपका स्पोकन इंग्लिश जो है वो बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, उतने में ही आपको आंसर करना होता है। जी, रीज़न तो मुख्यतः तो ये है कि पहले तो इसमें है कि ग्रास रूट लेवल पे काम करने का आपको मौका मिलता है। आप बहुत लोगों के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं जो खुद अपने लिए कुछ करने में उतने सक्षम नहीं है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं या एसपी एसएसपीज़ हैं, वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे। उसके बाद ये है कि डाइवर्सिटी ऑफ जॉब प्रोफाइल बहुत होती है, कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एज एन आईएएस तो आप कई डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं अलग अलग। और तीसरा ये है कि एक सोशल रिकग्निशन भी एक रीज़न होता है, कि बहुत समाज में बहुत एक प्रतिष्ठा की बात होती है सिविल सेवा अफसर होना, तो वो भी एक कारण मेरे लिए था। आंसर राइटिंग का ये है कि आंसर राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि आप जो आपने पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो आप लिख पाएंगे एग्जाम में जाके वही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि कॉपी किसकी है, वो सिर्फ आपके आंसर्स देख के ही आपका अंदाज़ा लगा सकता है।
तो उसके लिए ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और टेस्ट सीरीज़ अच्छे से टेस्ट देता था और जो फीडबैक मिलता था उस हिसाब से मैं इम्प्रूव करता था। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे आप आंसर लिखते हैं तो आप उसको पॉइंट्स में लिखें, मैं ये एडवाइस करूँगा, क्योंकि पॉइंट्स में ये है कि एग्जामिनर को ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है आपके आंसर चेक करने में। और पॉइंट्स में भी आप लिखें तो ये इंश्योर करें आप कि सारे डायमेंशन जरूर कवर करें। एक डायमेंशन के अंदर 3 पॉइंट लिखने से अच्छा है कि अलग अलग डायमेंशंस कवर करें। जैसे एमबीए में हमें आईएम में बताया जाता था कि पेस्ट एनालिसिस एक होती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। तो पेस्टल लगा के आप कोई आंसर लिखते हैं तो सारे एस्पेक्ट्स उसमें कवर कर पाएंगे आप, बजाय इसके कि किसी एक एस्पेक्ट पे फोकस करके आप सारे पॉइंट्स लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। हैंड राइटिंग का रोल तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बट ये है कि साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए। पहले तो ये है कि हैंड राइटिंग आप इस टाइम पे आके तो बदल नहीं सकते अपनी, बट ये है कि जो जैसी हैंड राइटिंग अगर वो साफ दिख रही है और पढ़ने में अच्छे से आ रही है तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलता ही है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा स्पेस दे के आप लिखें, कि एक फिंगर का स्पेस दे के अगर आप वर्ड्स लिखेंगे तो उससे थोड़ा क्लैरिटी आएगी आंसर शीट में। जी, अब तो ये है कि अब इंटरनेट की सुविधा हो गई है, तो अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अब इवन न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर है वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अलग अलग वेबसाइट्स पे मिल जाता है। तो आप इंटरनेट का बहुत यूज़ करें, जैसे डेली नॉलेज ट्रैक है, ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे आपको गाइडेंस बहुत मिल जाती है, तो आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पूरा मटेरियल आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। बाकी कुछ ऐसे बुक स्टोर्स हैं जो आपको मटेरियल भेज भी देते हैं, आपको फिजिकल बुक्स चाहिए। ऑनलाइन स्टोर्स बहुत सारे खुल गए हैं, उससे आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ भी अब ऑनलाइन हो जाती है, इवन मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन हो जाती है कि आप आंसर लिख के और स्कैन करके भेज सकते हैं। तो अब आप चाहें तो आप अपना तैयारी किसी भी कोने से कर सकते हैं। मैं खुद अपने फादर के साथ ही रहता था, तो जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता था वहाँ वहाँ मैं जाता था, तो मैं टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन ही देता था, प्रीलिम्स मेंस दोनों की। तो मैं भी कहीं से भी तैयारी की है मैंने, तो ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए।